स्वागत है आप सभी का इस फ्री क्लासेस में जो हमने कक्षा 10 हिंदी मीडियम के लिए चलाई हुई है। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 9 को खत्म कर दिया था और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 10, जैसा बोर्ड पे टॉपिक लिखा हुआ है वृत्त। अब वृत्त में हम टारगेट लेके चलते हैं 3 वीडियो, मैक्सिमम 3 वीडियो, जिसमें हम ये प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 तक और अगले 2 वीडियो में प्रश्नावली 10.2 तक के हम सारे भाग खत्म कर देंगे। एक एक प्रश्न, उदाहरण और सारी नोट्स, लैंग्वेज को हम, परिभाषाओं को हम इंक्लूड करेंगे। तो बिना समय गवाए आज शुरू करते हैं हम वृत्त। अब देखिए वृत्त होता क्या है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा वृत्त होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि मैं यहां पे क्या कर देता हूं, एक बिंदु फिक्स कर देता हूं और यहां से एक ऐसे लोहे की जंजीर बांध देता हूं। ना तो ये बड़ी हो सकती है, न ये छोटी हो सकती है। बात समझ में आ गई? न तो ये बड़ी हो सकती है, न ही ये छोटी हो सकती है। और अब इस जंजीर को मैं यहाँ पे बनाता रहूं तो ये कैसे बनेगी? यहाँ पे जमीन पे अगर मैं इसको रगड़ू तो ये कुछ ऐसा बनाएगी। तो ये इस तल में ये सर्कल बनेगा। क्या बनेगा ये? तो तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह, ये सब बिंदु छोटे छोटे बिंदु होंगे, तो तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो किसी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पे हो। यानी कि एक निश्चित बिंदु ले लिया मैंने यहाँ पे एक, ये इससे सदैव समान दूरी पर, मतलब ये देखिए यहाँ पे दूरी इतनी है, यहाँ पे भी दूरी इतनी है, ये दूरी यहाँ पे आई, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पर, तो ये सदैव समान दूरी पे। जैसे अगर वापस सही से चित्र बनाए तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे खूंटा गाड़ दिया हमने, जैसे मान लीजिए खूंटा गाड़ दिया हमने यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हल लगा, खूंटा गाड़ के। अब ये तो ना तो ये ढीला हो सकता है ना टाइट हो सकता है, और ये रस्सी हो गई ऐसी, जो ये हल को बांध दिया हमने, वो हल को हम घुमा रहे हैं, तो ये हल कैसे घूमेगा? कुछ ऐसे घूमेगा ये हल। अब देखिए अगर हम बराबर देखें तो हल तो ना तो टाइट हुआ है ना ही ढीला हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये दूरी भी उतनी ही है जितनी ये दूरी है, ये सब दूरियां उतनी है। तो तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह, ये सारे बिंदु छोटे छोटे, इनका समूह बना लेते हैं। तो तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो किसी एक निश्चित बिंदु से, तो एक निश्चित बिंदु कौन सा होता है? ये, इससे सदैव समान दूरी पर हो, उन सब बिंदुओं के समूह को बोलते हैं वृत्त कहते हैं। और ये जो बिंदु है, जो निश्चित बिंदु, वो क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये? केंद्र। और ये जो हमारा जो निश्चित दूरी कहलाती है वो क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा और शुरू करते हैं हमारा ये आज का टॉपिक। तो परिभाषा लिखते हैं वृत्त की। तो तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो किसी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित होते हैं, वृत्त कहलाती है। ठीक है, तो तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो सदैव एक निश्चित बिंदु से समान दूरी या अचर दूरी पर, जो दूरी बदले ना, उस पर स्थित होते हैं, वृत्त कहलाते हैं। समूह वृत्त कहलाता है। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा हो गई। अब चित्र बना लेते हैं। तो देखिए ये बिंदु हो गया हमारा, और अब यहां से मैं क्या बनाऊंगा? इन बिंदुओं का समूह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये क्या है? ये है हमारा केंद्र, लिख देते हैं यहाँ अचर। ठीक है, और ये क्या हो गई? मेरी त्रिज्या। ये क्या हो जाएगा हमारा? तो यहां लिख देते हैं। वहां निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। वहां निश्चित बिंदु और ये जो निश्चित दूरी है, अचर दूरी, क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके नोटेशन होता है स्मॉल आर। इसे आर से प्रदर्शित, तो यहां पे क्या हो जाएगा?
यहाँ पे वापस से बना देते हैं सर्कल को। ये क्या हो गया, केंद्र O, और ये क्या हो गई मेरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या R। तो यही क्या होता है, हमारा वृत्त होता है। अब वृत्त से संबंधित भी हमारे पास में क्या है, कुछ परिभाषाएं होती है। ये तो क्या हो गया हमारा केंद्र जो होता है। तो अब यहां से हम देख पाएंगे बहुत सारी चीजें। तो ये त्रिज्या R है, तो यहाँ पे भी देखिए ये भी हम देख पाएंगे, ये भी कितनी है, त्रिज्या R है। ये भी देख पाएंगे हम, क्या है, त्रिज्या R है, क्योंकि ये सब समान दूरी पर है। ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या R, ये भी त्रिज्या R, ऐसे ये त्रिज्या R होंगी सारी की सारी। मतलब यहां इस केंद्र से अगर मैं जब भी दूरी मापूंगा, वो सब क्या होंगे मेरे, इस वृत्त के किसी बिंदु तक कितनी होगी दूरी, त्रिज्या R ही होगी। ठीक है, अब कुछ और परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वृत्त मान लेते हैं हम। एक वृत्त मान लिया मैंने, ये हो गया वृत्त जिसका केंद्र कितना है, O है, और त्रिज्या कितनी है, R है। मैं ये सीधी बना रहा हूं, पर जरूरी नहीं सीधी हो, या आप ऐसे कैसे भी त्रिज्या को बना सकते हैं। तो माना वृत्त का केंद्र O है, माना वृत्त का केंद्र, तो देखिए वो रेखा PQ निम्न निम्न हो सकती है। तो देखिए रेखा के क्या प्रकार हो सकते हैं वृत्त के आधार पर, तो रेखा के दो प्रकार हैं। एक तो होगी अप्रतिच्छेदी रेखा, क्या होगी वो, अप्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक होगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये भी दो प्रकार की होगी, अप्रतिच्छेदी रेखा के तो कोई भाग नहीं होंगे, पर प्रतिच्छेदी रेखा के भी दो भाग होंगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखा के दो भाग। पहली होती है छेदक रेखा, और दूसरी होती है हमारी, कौन सी रेखा होती है दूसरी, स्पर्श रेखा। और यही हमारे टॉपिक में सबसे ज्यादा स्पर्श रेखा ही हमारे सिलेबस में है। इसका नाम क्या होता है इंग्लिश में, टेंजेंट लाइन। तो किसी भी रेखा के वृत्त के सापेक्ष दो भाग होते हैं, या तो दो तरीके होते हैं, या तो अप्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है, हो या प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है या फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। इंटरसेक्टिंग लाइन में भी दो पार्ट होते हैं, या तो वो सेकेंड लाइन हो सकती है, या फिर वो टेंजेंट लाइन हो सकती है। तो बारी बारी से इन सबकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, इन सबकी डेफिनेशन, इन सबकी प्रॉपर्टीज, और बाकी पढ़ते हैं इन सबकी भी सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन की प्रॉपर्टी। तो शुरू करते हैं जल्दी से आप लिख लीजिए इसको। अब हम पढ़ते परिभाषा अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, यदि कोई रेखा और वृत्त के मध्य कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु विद्यमान न हो, तो वो क्या कहलाती है, उसकी अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्कल है, ये क्या है, O केंद्र है और R रेडियस है इसकी। तो क्या करूंगा, कोई रेखा अगर PQ अपने बिंदु रखेगी। अब ये PQ पे ऐसा क्यों बना रखा है मैंने, क्योंकि रेखा अनंत होती है, ये यहां से भी बढ़ सकती है और यहां से भी बढ़ सकती है। जैसे मैंने इतना बोला ये रेखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रुक चुकी है, इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे ऐसे इसको भी मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, और आगे बढ़ सकता है, ये और आगे बढ़ सकती है, ये भी और आगे बढ़ सकती है, सीधी सीधी, यानी रेखा को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए ये रेखा के अपने बिंदु है, अनंत बिंदु होंगे, और इस वृत्त के अनंत बिंदु है। अगर ऐसा हो कि इस रेखा के जो बिंदु है वो इस वृत्त के बिंदु, दोनों में कोई बिंदु कॉमन ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसकी अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये इस पे छेद कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूं, मानी क्या मैं हुई, एक इंसान ने गोली चला दी मेरे पे, तो गोली के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो गोली टच करके निकल जाए मुझे, मतलब उसने मतलब हल्का सा, तो मुझे तो क्या होगा, गोली का रास्ता और मेरे शरीर में कुछ तो कॉमन हुआ होगा। हो सकता है गोली मेरे को आर पार करके चली जाए, तो दो छेद करेगी, यहाँ पे और इस तरफ है। या फिर तीसरी बात, गोली निकल ही जाए, टच ही ना हो मेरे को। तो ये तीनों कंडीशन अपनी हो सकती हैं। तो ये रेखा देखिए, ये रेखा के अपने बिंदु हैं और इस वृत्त के अपने बिंदु हैं। अगर इस रेखा के बिंदु और वृत्त के बिंदु में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, तो क्या होंगे, वो अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो तीन कंडीशन हो सकती है, PQ इसको टच ही ना करे, ना इसको काटे, तो ये क्या हो गई, अप्रतिच्छेदी रेखा। एक कंडीशन हो सकती है कि ये पे
पी क्यू आए और टच करके निकल जाए, ये कहलाती है स्पर्श रेखा या प्रतिच्छेदी। तो इस वृत्त के बिंदु और इस रेखा के बिंदुओं में एक बिंदु कॉमन है, ये वाला, सही है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि सर्कलों ने रेखा काट के निकल जाए, तब क्या होगा, ये इसकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो ये दोनों तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। क्यों? क्योंकि रेखा में और वृत्त में कोई बिंदु उभयनिष्ठ है, पर यहाँ पे रेखा में और वृत्त में कोई भी बिंदु कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये कौन सी होगी, अप्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। फिर यहाँ पे इन दोनों से भी अलग अलग भाग होंगे, ये छेदक रेखा होगी, ये स्पर्श रेखा होगी, पर ये आगे पढ़ेंगे। अभी की बात करते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एक रेखा वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है यदि वृत्त और रेखा में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु विद्यमान न हो। तो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है यदि वृत्त और रेखा में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु विद्यमान न हो। A line is called non-intersecting line of a circle if there exists no intersection point between or common point between circle and line। तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, बहुत सारे सर्कल बना देते हैं और फिर परिभाषा को समझाते हैं। तो ये O केंद्र और R त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक और वृत्त बना लेते हैं, O केंद्र R त्रिज्या। यहाँ पे भी एक और वृत्त बना लेते हैं, O केंद्र R त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये रेखा पी क्यू, देखिए साइड से ही निकल गई है इसके। फिर एक और तरीका हो सकता है, ये भी रेखा देखिए पी क्यू, न पी क्यू पता है क्योंकि पी और ऊपर जा सकता है और न क्यू का पता है। फिर एक और तरीका हो सकता है, अच्छा ये रेखा अप्रतिच्छेदी नहीं है क्योंकि ये रेखा आगे बढ़ेगी और ये रेखा आगे बढ़ेगी तो इसको काट देगी, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये दो बिंदु इसको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, ये दोनों अप्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे पी क्यू क्या है, तीनों केसेस में यहाँ पे भी देखिए वृत्त में और रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, वृत्त में और रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, वृत्त में और रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अतः यहाँ तीनों ही केसेस में क्या होगी, पी क्यू वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा है। अब पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब आती है प्रतिच्छेदी रेखा की परिभाषा। तो एक रेखा वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है यदि रेखा और वृत्त में एक कम से कम एक उभयनिष्ठ बिंदु विद्यमान हो। बस यही परिभाषा होगी, तो लिख देते। तो इसका मतलब रेखा में और वृत्त में अगर एक भी उभयनिष्ठ बिंदु हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अपने प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे होते हैं उदाहरण। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, यहाँ पे ये O, फिर यहाँ पे एक और हो गया हमारे, यहाँ पे एक सर्कल और ले लेते हैं हम, यहाँ पे O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये इसको काट के निकल गई P और Q रेखा, और इस सर्कल को दो बिंदु पे काटती है A और B। तो यहाँ पे क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, रेखा पे और सर्कल पे दोनों पे कौन कौन से बिंदु है, A और B। ये दोनों तरफ है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब ये क्या है, इसकी प्रतिच्छेदी रेखा है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं, अब मैं यहाँ पे ये बना दिया मैंने P और Q रेखा, और यहाँ पे ये A पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर है तो सही ना, दोनों में एक बिंदु तो कॉमन है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया, A हो गया A। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु, तो दोनों में क्या होगी, पी क्यू क्या है, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा है। तो पी क्यू वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। तो हमने पढ़ ली अप्रतिच्छेदी रेखा अच्छे से, और ये भी पढ़ ली हमने कि प्रतिच्छेदी रेखा होती क्या है। हो सकता है यहां से काट ले, हो सकता है यहां से काट ले, पर बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। पर एक चीज हम देख लेते हैं कि ये जो अप्रतिच्छेदी रेखा है वो वृत्त के बाह्य भाग में होती है। कहां पर होती है, वृत्त के बाह्य भाग में। तो लिख लेते हैं जल्दी से हम इसको, वृत्त के बाह्य भाग में। अब देखिए वृत्त तीन भागों में बढ़ता है, वो भी हम बता देंगे, पर अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, वृत्त के बाहर होती है।
तो लिख देते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा व्रत के बाह्य भाग में स्थित होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, एक व्रत जो होता है, व्रत, ये जैसे मैंने एक व्रत बनाया तो तल पर ये क्या है, इसका O केंद्र है और ये क्या है, R इसकी त्रिज्या है। तो एक व्रत तल को 3 भागों में बांटता है। एक तो व्रत खुद, व्रत ये ओरिजिनल, ये ब्लैक स्क्रीन जो बनाई मैंने, ब्लैक ब्लैक जो बनाया वो है व्रत। बाहर वाला कहलाएगा व्रत का बाहरी भाग। क्या कहलाएगा, व्रत का बाहरी भाग। तो व्रत ये होगा व्रत का बाहरी भाग पूरा, ये जो बच गया जितना भी बाहर की तरफ, ये पूरा व्रत का बाहरी भाग है, बाहर से बिंदु। ये जो होगा ये होगा मेरा व्रत खुद, ये। तो फिर अंदर वाला भाग क्या होगा, ये होगा व्रत का आंतरिक भाग। क्या होगा, ये व्रत का आंतरिक भाग। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये व्रत का क्या होगा, आंतरिक भाग होगा। तो ये, तो कोई भी व्रत होगा, कोई भी व्रत वो तल को 3 भागों में बांटेगा। एक व्रत सदैव तल को 3 भागों में बांटता है। कौन कौन से, व्रत का आंतरिक भाग, व्रत पर स्थित भाग और व्रत का बाहरी भाग। तो ये लिख लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं छेदक रेखा। अब पढ़ते हैं हम छेदक रेखा। ये छेदक रेखा क्या होती है, तो देखिए व्रत के, हमने वो पढ़े थे कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में भाग होते हैं। तो यदि कोई रेखा व्रत के को प्रतिच्छेद करती है और उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो क्या कहलाती है, वो छेदक रेखा कहलाती है। तो और उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे ए बी क्या हो जाएंगे, हमारे उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे। छेदक रेखा से एक और परिभाषा निकलेगी, छेदक रेखा से एक परिभाषा और निकलेगी, जीवा की। तो व्रत का, रेखा का वह भाग जो व्रत के अंदर हो, तो ये रेखा का यही भाग है ए बी, जो व्रत के अंदर हो वो क्या कहलाती है, जीवा। तो दोनों परिभाषा लिख लेते हैं। तो एक रेखा छेदक रेखा कहलाती है यदि व्रत में और रेखा में 2 उभयनिष्ठ बिंदु विद्यमान हो, 2 विभिन्न। एक रेखा किसी व्रत की छेदक रेखा कहलाती है यदि रेखा व्रत को 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, अर्थात व्रत और रेखा में 2 उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो देखिए कैसे हो जाएगा, एक हमारे पास में ये व्रत है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको काटते हुए जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 विभिन्न वो हैं, 2 क्या है, अलग अलग प्रतिच्छेदी बिंदु, और यहाँ पे ये P है और यहाँ पे ये Q है। ठीक है, और एक और तरीका है, देखिए यहाँ पे भी ऐसे, ये P है और ये Q है रेखा, और यहाँ पे क्या, ये A और B है। तो हम देख चुके हैं यहाँ पे। तो पी क्यू क्या कहलाती है, 2 विभिन्न बिंदु ए और बी पे प्रतिच्छेद करती है, और पी क्यू क्या हो जाएगी इस व्रत की, छेदक रेखा होगी। तो पी क्यू व्रत की दोनों स्थितियों में अब हम देखेंगे कि व्रत के ऊपर बिंदु, व्रत के अंदर बिंदु और व्रत के बाहर के बिंदु से कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती हैं। तो देखिए एक व्रत बना लेते हैं हम, और उसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। ये केंद्र O है, फिर एक और व्रत हो गया, और एक और बिंदु हमने ले लिया। ठीक है, अब एक बिंदु ले लेते हैं हम, बिंदु P। क्या ले लेते हैं, व्रत के अंदर ले लेते हैं। एक बिंदु ले लेते हैं हम, बिंदु Q। ये क्या ले लेते हैं हम, व्रत के ऊपर। और एक बिंदु ले लेते हैं हम, बिंदु R। ये क्या ले लेते हैं हम, व्रत के बाहर। अब बताइए यहां से कितनी छेदक रेखाएं गुजरेंगी, तो यहां से तो अनंत छेदक रेखाएं गुजरेंगी, दिख रहा है यहां से ऐसी कितनी रेखाएं गुजरेंगी जो व्रत को 2 भाग क्या कर देंगी, 2 भाग, 2 बिंदु प्रतिच्छेद। तो एक तो ये रेखा गुजरी, ये रेखा भी गुजरी, यहां से बहुत सारी रेखा गुजरेंगी इस बिंदु से। ऐसे कितनी रेखा गुजरती जाएंगी, व्रत के अंदर स्थित बिंदु से कितनी छेदक रेखा गुजर सकती हैं, अनंत। बहुत सही। इस बिंदु से व्रत पर ऊपर स्थित बिंदु से अनंत। देखिए ये सब छेदक रेखा, ये सब इसको छेद करके जा रही है 2-2 भागों में।
ये, और देखिए और भी कोई हो तो आपके दिमाग में, ये देखिए आराम से ऐसे कितनी छेदक रेखा होंगी, बहुत सारी होंगी। तो वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से भी कितनी खींची जा सकती है, अनंत। वृत्त के अंदर हो तो भी अनंत, वृत्त के ऊपर हो तो भी अनंत। अब वृत्त के बाहर, ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये खींची एक और, यहां से एक और गई, ये गई स्पर्श, स्पर्श नहीं सॉरी, ये छेदक रेखा है सारी की सारी, ये सब छेदक रेखा है, ठीक है। और ये पीछे से और जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये सब क्या, और यहाँ पे क्या होंगे, सब स्पर्श बिंदु, ये देखिए यहाँ पे ये, तो ये दो दो बिंदु में काट के जा रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, वृत्त के बाहर स्थित हो, या वृत्त के ऊपर स्थित हो, सभी से क्या होगी, अनंत छेदक रेखाएं गुजरती हैं। तो यहां पे लिख देते हैं वृत्त के, तो अगर बिंदु वृत्त के अंदर हो तो भी अनंत छेदक रेखाएं गुजरती है उस बिंदु से, वृत्त के ऊपर वो बिंदु हो तो भी अनंत छेदक रेखा गुजरती है, और वृत्त के बाहर वो बिंदु तो भी अनंत छेदक रेखाएं गुजरेंगी। देखिए तो ये छेदक रेखाओं का तो कंसेप्ट खत्म होता है। बस एक परिभाषा जो छेदक रेखा में आती है वो है जीवा। जीवा की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा है। अब परिभाषा पढ़ते हैं जीवा की। तो छेदक रेखा का वह भाग जो वृत्त के अंदर स्थित हो, जीवा कहलाता है। ठीक है, तो जीवा कहलाता है। तो बना लेते हैं चित्र। तो ये रहा हमारा एक वृत्त का चित्र, ये क्या हो गया, केंद्र ओ। और एक और चित्र बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये भी केंद्र ओ के साथ में। अब देखिए यहाँ पे एक तो हमारे पास में प्रतिच्छेद रेखा आ गई, हमारी छेदक रेखा हो गई ए बी, और यहाँ पे एक छेदक रेखा हो गई हमारी ए बी। छेदक रेखा का वह भाग जो क्या हो, तो यहाँ पे ये रेखा बना लेते हैं हम, एम एन नाम दे देते हैं इसको। तो एम और एन ये दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएंगे, और यहाँ पे भी एम और एन। तो छेदक रेखा का वो भाग, तो ए बी छेदक रेखा है, और उसका कौन सा भाग है वृत्त के अंदर है, तो ये देखिए एम एन वृत्त के अंदर, ये वाला भाग। तो ये एम एन क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए एम एन अंदर है वृत्त के, बाकी भाग बाहर है। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके एम एन क्या कहलाएंगे, इसकी जीवा कहलाएगी। तो क्या कहेंगे, ए बी छेद, एम एन वृत्त की क्या है, जीवा है। दोनों देखिए एम एन वृत्त की जीवा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या देख सकते हैं, एम और एन जीवा के सिरे हैं। ये चीजें हम अच्छे से जानते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो देखिए ये जो हमारे पास में एक सर्कल बना हुआ है, यहां पे ये ओ है। अब देखिए सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी वृत्त की, यहां पे खींचूंगा, यहां पे खींचूंगा, सबसे बड़ी जीवा होगी जो यहां से निकलेगी बीचों बीच से, ये। तो यहां पे कैसे होगा, देखिए यहां पे ए बिंदु, यहां पे एम बिंदु, और यहां पे एन बिंदु, क्योंकि ये भी तो क्या होगी, मेरी जीवा ही होगी, क्योंकि दो भागों में छेद रही है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या का दुगुना, और त्रिज्या का दुगुना होता क्या है, व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, क्योंकि देखिए आप जैसे जिसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बड़ी होती जाएगी, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, और एक टाइम बाद जैसे ही यहाँ पे आएंगे ये दोनों सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर कम होती जाएगी, और कम होते होते क्या हो जाएगी, फिर यहाँ वापस छोटे हो जाएंगे बिल्कुल। तो वृत्त की जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती। क्या हो गया, देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, एम और एन के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम बाद सबसे ज्यादा होके फिर वापस से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती, कम 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 कम, और फिर ये बात कम ही होती जाएगी। तो सबसे बड़ी जीवा कब होगी, जब ये एम और एन के बीच में दूरी सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा दूरी कब होगी, जब ये व्यास के कोनों पर हो, और व्यास की तो अनंत, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, तो देखिए वो रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे,
वो क्या कहलाएगी, रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। और जिस बिंदु पे वो स्पर्श कर रही है वो क्या कहलाएगी, उसका स्पर्श बिंदु कहलाएगी। देखिए किस तरह होगा ये होगा, ये हमारा एक वृत्त है, ये उसका केंद्र है। यदि कोई रेखा, जैसे एक और लिख लेते हैं, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, यदि कोई रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे, और वो रेखा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आप आधी बना दे, आधी रेखा नहीं बनानी है। तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेखा बनाता हूं, तो ये इसको एक बिंदु पे क्या करती है, स्पर्श करती है, ये ए बिंदु पे, और ये रेखा पी क्यू क्या हो गई यहाँ पे, और ये ए बिंदु पे स्पर्श करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक और देख लेता हूं मैं, ये यहाँ पे P और यहाँ पे ये Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका स्पर्श बिंदु A। तो बनाते हैं, यदि कोई रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, क्या कहलाएगी, इसकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। यदि कोई रेखा वृत्त को केवल केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे तो वह रेखा वृत्त की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और वो उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और क्या कहलाएगी, वो उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो वो भी लिख देते हैं। किसका उभयनिष्ठ, रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाता है, स्पर्श। तो यहां पे क्या होगा, रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु, रेखा कौन सी, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श रेखा व वृत्त रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, देखिए पी क्यू स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे पी क्यू स्पर्श रेखा और ए क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो पी क्यू स्पर्श रेखा, ये ऊपर वाले चित्र में, और ए क्या है, स्पर्श बिंदु है। जैसे भी हम त्रिज्या निकालेंगे ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, इसके स्पर्श बिंदु होते जाएंगे। अब स्पर्श रेखा बाहर से कितनी खींची जा सकती है, अंदर से कितनी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी एक और परिभाषा स्पर्श रेखा की। देखिए अब हम एक चीज देखते हैं, ये हमारी क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है हमारा ये, इसकी मैंने क्या खींची, एक छेदक रेखा खींची। ठीक है, बहुत बढ़िया, पी और क्यू। ये कहां पे इसके सिरे क्या होंगे, ए और बी, तो ये ए और बी। अब क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाता हूं, तो इस बिंदु को मैं थोड़ा नीचे ले गया। ठीक है, तो ये पी क्यू यही रेखा है, मान लीजिए पी और क्यू। पर अब इस बार क्या हुआ, ये जो बिंदु है ये पास पास में आ गए, पहले से बिल्कुल पास पास में आ गए। फिर और मैं इसको नीचे ले जाता हूं, तो मेरे क्या हो जाएगा, और इसको नीचे ले जाने पे, तो ये इसको थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, हाँ ये रेखा आ गई पी और क्यू। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये बिंदु और पास पास में आ गए, ए और बी। अब देखिए और पास में लाता जाऊंगा, देखिए और बिंदु पास में, और एक स्थिति ऐसी है कि ये टच करने लग जाएगा इसको, दिख रही है आपको। तो ये P और Q, पर ये जो A और B है वो दोनों एक ही बिंदु बन जाएंगे। यहाँ पे A और B दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी कम होती जा रही है, और ये बिल्कुल ये बराबर। तो इसका मतलब क्या है, स्पर्श रेखा छेदक रेखा की वह स्थिति है जहां संगत जीवा के दोनों सिरे आपस में क्या हो जाए, संपाती हो जाए। तो स्पर्श रेखा क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा छेदक रेखा की वह स्थिति है जहां संगत जीवा, तो ये ए बी ये जीवा के सिरे या दोनों सिरे क्या हो जाए, संपाती हो जाती है, ये दोनों पास पास आते आते एक बार एक ही बिंदु बन जाएगा। ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। और ये दोनों जब संपाती हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये बिंदु स्पर्श बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु। तो ये हो गई हमारी स्पर्श रेखाओं की सारी परिभाषाएं पूरी होती है। अब हम करते दोहरान यानी रिवीजन कि अब तक हमने पढ़ा क्या। तो देखिए सबसे पहले तो एक बड़ा सा वृत्त बना लेते हैं।
ये हो गया आपका एक वृत्त, और ओ क्या हो जाएगा इसका केंद्र हो जाएगा। तो ठीक है, ओ क्या हो गया इसका केंद्र हो गया, तो लिख लेते हैं ओ केंद्र हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आर क्या हो जाएगी मेरी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो आर क्या हो गई। ठीक है, अब क्या पढ़ा था हमने, इसके बाद हमने अप्रतिच्छेदी रेखा, तो एक रेखा बना लेते हैं नीचे की तरफ एक, ये एम एन, ये क्या होगी इसकी एम एन। तो यहां पे लिख देते हैं जो जो हमने पढ़ा है। ओ क्या हो जाएगा इसका केंद्र, आर क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, एम एन क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम दो तीन चीजें और देख पाएंगे। अगर मैं यहां पे देखू ये चीज, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप P और Q, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, पी क्यू छेदक रेखा हो जाएगी। तो लिखते हैं पी क्यू कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा। बहुत सही। फिर अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएंगे, ए और बी, ये क्या है छेदक बिंदु, ए और बी क्या हो जाएंगे छेदक बिंदु। तो ए बी क्या हो जाएगा इसका व्यास हो जाएगा, ए बी इसी रेखा के अंदर है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका व्यास हो जाएगा। तो ए बी व्यास, सॉरी ए बी क्या हो जाएगी जीवा हो जाएगी, व्यास कहाँ होगा जीवा हो जाएगी। ए बी क्या हो जाएगी इसकी जीवा हो जाएगी। तो ए बी क्या हो गई मेरी इसकी जीवा, तो ए बी तो जीवा हो गई। पी क्यू अप्रतिच्छेदी रेखा। एक और चीज बना लेते हैं हम यहां पे ऐसे करके, सी डी रेखा, रेखा सी डी, और यहाँ पे ये ई बिंदु पे क्या करती है इसको प्रतिच्छेद करती है, यानी कि स्पर्श करती है। तो यहाँ पे सी डी क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा, मेरा यहाँ पे स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे लगभग सारी परिभाषा देख ली हमने। स्पर्श बिंदु हो जाएगी कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा में ही आएगी, तो ये छेदक रेखा कौन सी पी क्यू, स्पर्श रेखा कौन सी सी डी, स्पर्श बिंदु ई, और यहां पे कौन सी अप्रतिच्छेदी रेखा। बात सारी यही थी हमारी सारी परिभाषा। एम एन हो गया, सी डी हो गई, छेदक रेखा हो गई, आर त्रिज्या हो गई, ओ केंद्र हो गया, ए बी क्या हो जाएगी जीवा, तो ए बी जीवा, बस और तो कुछ नहीं बच रहा है। ए बी क्या हो जाएंगे छेदक बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे। और कोई परिभाषा, ये वृत्त का बाहरी भाग, आंतरिक भाग, और ये वृत्त का भाग, जो वृत्त के ऊपर स्थित भाग जिसको हम परिधि कहते हैं। तो ये हो गया सब कुछ रिवीजन भी। अब हम एक प्रमेय करते हैं, प्रमेय के बाद हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1। आपके सामने प्रमेय 10.1 का स्टेटमेंट दिख रहा होगा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए क्या कहना चाहता है ये, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो ये एक बिंदु है मेरा कोई भी यहाँ पे, ठीक है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे ये इसको स्पर्श कर रहा है, मान लीजिए टच कर रहा है, ये चित्र ऐसा रफ बना दिया हमने पी और क्यू, ये एक स्पर्श रेखा है, ये इसका स्पर्श बिंदु। ये कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो ये त्रिज्या बहुत सारी त्रिज्या होंगी, ये देखिए ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या। ये कह रहा है कि वो त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु से जाती है वो इस क्या होगी स्पर्श रेखा पर लंब होगी, मतलब ये 90 डिग्री होगी। बिल्कुल सही बात, यही हमको सिद्ध करना है। कहना क्या चाहता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, उस पर अगर स्पर्श रेखा खींची किसी बिंदु पर, तो क्या हो जाएगी P, ये Q, और यहाँ पे क्या करें A। तो ये बहुत सारी त्रिज्या होंगी, यहां से ये सब त्रिज्या ही होंगी सारी की सारी। पर ये कह रहा है कि अगर वो त्रिज्या जो केंद्र को इस स्पर्श बिंदु से मिला है वो स्पर्श रेखा पे लंब होगी, तो मेरा सिद्ध क्या करना है, ओ ए लंब सिद्ध करना है पी क्यू पर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चीज, इसको हम बहुत अच्छे से सिद्ध करेंगे, बहुत आराम से, किताब से भी अच्छे तरीके से हम सिद्ध करेंगे इसको। तो इसको हमके लंब सिद्ध करना है। इसको मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ कि स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो जल्दी से सिद्ध करते हैं इसको। अब सबसे पहले तो चित्र ढंग का बना लेते हैं। तो ये चित्र बना लिया और यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु दिखा देंगे,
और यहां से क्या बनाएंगे हम, स्पर्श रेखा। तो ये क्या हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। बहुत सही, ये स्पर्श रेखा क्या हो गया, नाम P और Q। ठीक है, बहुत बढ़िया। वृत्त का केंद्र क्या मान लेंगे, जो हमेशा मानते हैं, O। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। फिर क्या मानेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु से ये रेखा खींची जा रही है और यहाँ पे स्पर्श बिंदु क्या मान लेंगे, A। बस हमें सिद्ध क्या करना है, OA सिद्ध करना है PQ पर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, R है। तो OA कितना मान लिया मैंने, R। ठीक है, त्रिज्या ही है तो R ही मानेंगे। तो माना वृत्त का केंद्र अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या जो होगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होगी। मतलब स्पर्श रेखा कौन सी, PQ, उस पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी होगी, OA। ये क्या होगी, लंब होगी। तो OA क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा मेरा PQ पर। यही हमें सिद्ध करना है। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट है OA क्या सिद्ध करना है, लंब होगा PQ। तो अब ये सिद्ध कैसे करूं मैं, तो आपको एक चीज बताते हैं हम। ठीक है, थोड़ी कहानियों में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेखा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो इस रेखा पर सबसे छोटी दूरी क्या होगी, मेरे को इस रेखा पे जाना है। इस रेखा में मैं कहीं भी जा सकता हूं। तो मैं इस रेखा पे ऐसे जा सकता हूं, बहुत बढ़िया, चला गया, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे भी चला गया, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ चला गया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम एक चीज जानते हैं कि यदि मेरे को सबसे छोटी दूरी तय करनी है, तो सब अच्छी अच्छी दूरियां है। मैं अगर चाहूं कि मैं सबसे छोटे दूरी में पहुंचा, मेरे को ज्यादा पैर डगमगाने ना पड़े, मेरे पैर ज्यादा ना चले, तो वो दूरी कौन सी होगी, इस बिंदु से यहां इस बिंदु पे लंब 90 डिग्री। सही है, हम जानते हैं किसी एक बिंदु की एक रेखा से सबसे छोटी दूरी क्या होती है, लंब होती है। अगर मैं इस बिंदु से एक लंब खींचता हूं, कहां पर, इस रेखा पे, इस बिंदु से एक रेखा पे लंब खींचता हूं, तो इससे बड़ी होंगी बाकी सारी दूरियां। बाकी ये सबसे छोटी दूरी होगी, इससे छोटी दूरी नहीं होगी इस रेखा तक जाने की। और सीधा करके देखें तो मैं यहाँ पे क्या खड़ा हूं, O पे, यहाँ पे मैं खड़ा हूं A पे। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे मेरे को लंब खींचना है। तो ये जो लंब है, ये रेखा PQ पर, ये सबसे छोटी दूरी होगी। बाकी जितनी भी दूरियां लूंगा ये सब ज्यादा होंगी इसके पास, ये मुझे पता है। तो मुझे सिद्ध करना क्या है, अभी मेरा रास्ता तो चल नहीं रहा है कि मैं इसको लंब बना दूं, नहीं, मेरे को ये बताना है कि जो OA है ये सबसे छोटी दूरी है PQ तक जाने के लिए। उसके अलावा मैं PQ पे कोई भी बिंदु लूंगा PQ पे जाने के लिए, वो सब दूरियां क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं PQ पे एक बिंदु लूंगा। PQ पे कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है PQ पर। तो मैंने एक के अतिरिक्त ये A बिंदु नहीं लेना है बस, बाकी कोई भी बिंदु ले। तो मैंने विचार किया कि भाई तू O यहाँ पे आ जा, इस B बिंदु पर। तो ये B बिंदु पे आ जाएगा, O से यहाँ B पे मैंने रेखा खींच दी। मैं साबित कर दूंगा कि जो B बिंदु है OB, ये जो रेखा बनी वो OA से बड़ी है। इसका मतलब OA छोटा हो गया। तो भाई अब B बिंदु पे आना ही मत, B बिंदु पे आ गए तो क्या हो गया, आप बड़े हो गए OA से। तो हमारे पास तो OA आपसे भी छोटा है, तो लंब होगा। तो ठीक है, हमने माना। और पास में दूसरा बिंदु C। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम फिर सिद्ध कर देंगे कि ये C बिंदु के O3 भी जो जा रहा है वो बड़ा होगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके हम करते जाएंगे और बहुत पास में आ जाएंगे A के, और हम सिद्ध कर देंगे कि OA सबसे बड़ी दूरी होगी, सबसे छोटी दूरी होगी PQ तक जाने के लिए। और हम फिर ये क्या सिद्ध कर देंगे कि ये लंब होगा। तो लंब सिद्ध करने के बस इतना सिद्ध करना है कि OA PQ तक जाने के लिए सबसे छोटी दूरी है। तो जल्दी सिद्ध करते हैं। अब देखिए कैसे सिद्ध करना है। तो PQ पर A के अतिरिक्त कोई भी बिंदु B लेते हैं। तो PQ पर तो यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं, यहाँ पे कोई B बिंदु मिला लूं। यहाँ पे B बिंदु आ गया PQ पर। ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि ये O भी सबसे छोटा बन जाए, पर ये नहीं बनेगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम OB को क्या कर लेंगे, मिला देंगे। तो ये OB को मैंने क्या कर लिया, मिला दिया, मिला दिया OB को। अब देखिए OB को जो मिला है, ये वृत्त को किस बिंदु पे काटता है, ये C बिंदु पे काटता है। ये मान लेते हैं हम C, वह OB को मिलाया, जो वृत्त को C बिंदु पर मिलता है, जो वृत्त को किस पे मिलता है, C बिंदु पर। तो देखिए OA और OC क्या हो जाएंगे, त्रिज्या हो जाएंगी, क्योंकि त्रिज्या है वो। तो OA और OC क्या है, बराबर त्रिज्या R। वृत्त की त्रिज्या है ये। तो ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया मेरा यहाँ पे।
अब थोड़ी देर के लिए आप ओ बी को देखिए, तो ओ बी क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ सी प्लस बीसी, ओ सी प्लस बीसी हो गया ये, बहुत सही। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओबी जो होगा मेरा, दिस इंप्लाइज ओबी जो होगा मेरा, ओसी कितना है आर है, और ये कितना है मेरा बीसी, ओसी कितना है आर है, समीकरण 1 से। एक चीज मैं देख पाता हूं कि ये जो ओबी है वो आर और बीसी को जोड़ के बना है, इसका मतलब अगर आर में बीसी हटा देता हूं तो ओबी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर दो चीजें मिलके तीसरे के बराबर है, जैसे ये दोनों है, ये इसके बराबर है, ये दोनों मिलकर इसके बराबर है, तो अगर मैं इनमें से एक भी हटा दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, तो ओ बी क्या हो जाएगा मेरा, बड़ा हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज ओ बी इज ग्रेटर देन आर, बहुत सही। अगर ओ बी क्या हो जाएगा, त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा, और वैसे भी ओ बी त्रिज्या से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि अगर ये बिंदु त्रिज्या से छोटा हो जाता है तो इससे हमें बहुत बड़ी समस्या होगी। क्या समस्या होगी, समस्या इसलिए होगी क्योंकि अगर ये अंदर हुआ तो ये इसकी छेदक रेखा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी, तो ओ बी त्रिज्या से बड़ा होना चाहिए, और ये बी बिंदु वृत्त के बाहर ही होगा, ठीक है, तो यहां पे लिख देते बी वृत्त के बाहर होगा, त्रिज्या से छोटा हो जाएगा, और त्रिज्या से छोटा होता है ये रेखा मुड़ के यहाँ पे छेदक बना देगी, और ये तो स्पर्श रेखा है। ओ भी आर से बड़ा है, और आर किसके बराबर है, आर मेरा ओसी के बराबर है, ओ ए के बराबर है, ओसी तो मैं वैसे ही पता है मेरे को, ओ ए मेरे काम का है, तो क्या कर दूंगा मैं ये ओ ए, आर बराबर ओ ए, समीकरण 1 से आर बराबर ओ ए, तो इसका मतलब जो ओ बी दूरी है वो ओ ए से बड़ी है, इसका मतलब ओ बी तक तो बी पर नहीं जा सकता, अतः ओ ए छोटी है, सही बात है ना, छोटी हो गई, तो क्योंकि बी क्या, मैंने अपनी मन से लिया था, अगर आप बी को यहां लेते तो भी यही बात होती, तो भी ओ ए बड़ा छोटा हो जाता, अगर आप यहां लेते तो भी जब तक वृत्त के बाहर होगा ये बिंदु, तब तक क्या होगा ये, जब तक ये बी बिंदु वृत्त के बाहर होगा तब तक क्या होगा, ये बड़ी होगी दूरी, वृत्त के अंदर हो गया तो, वृत्त के अंदर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए और बी को मिलना भी तो है, और ए और बी मिल गए तो पी क्यू ऐसे हो जाएगा, वो तो छेदक बन जाएगी, अन्यथा क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृत्त के बाहर, अन्यथा पी क्यू छेदक होगी, छेदक बनेगी, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा, तो ये छेदक बनेगी, यहां हो गया, इसके साथ में लिखेगा ये अलग है, तो दो ही कंडीशन बच गई, या तो व्रत के बाहर या व्रत के ऊपर, तो मैं कहूंगा व्रत के बाहर भी नहीं हो सकता, बी अगर व्रत के बाहर हो गया तो भी अनर्थ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओ ए से क्या है ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने पी क्यू बिंदु लिए थे बहुत सारे, आपने यहाँ पे ए के अलावा सारे बिंदु ले लिए, ये बिंदु सब बिंदु, और सब बिंदु में आप बोल रहे हैं कि ओ ए वाली दूरी छोटी ही होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे छोटी दूरी क्या है, बाकी सब दूरियां बड़ी है ओ ए से, ये सब दूरियां क्या हो गई, ओ ए से बड़ी हो जाएंगी, तो आपने एक एक करके सब पॉइंट हटा लेते, ऐसे अनंत बिंदु है तो आपने सारे बिंदु हटा, तो अंदर बिंदु बचेगा कौन सा, सिर्फ ए बिंदु है, अतः क्योंकि बी क्या है, आप मन से कोई भी बिंदु ले सकते पी क्यू, आप यहां पे एक बिंदु ले सकते थे बी को पी क्यू के अंदर, पर हमें वो सबसे छोटी दूरी चाहिए, और मैं हर बार सिद्ध कर दूंगा कि ओ ए क्या है मेरा सबसे छोटा, अतः पी क्यू पर ओ से सबसे छोटी दूरी क्या है, ओ ए है, अतः सबसे छोटी दूरी क्या होती है किसी रेखा पर लंब, अतः ओ ए पी क्यू पर लंब होगी, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए लंब है मेरा पी क्यू पर, इसका मतलब क्या है, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और यही क्या हो गया मेरा सिद्ध हो गया, तो ये हैंस प्रूव्ड, ये हमारे यहाँ पे खत्म होगा। तो यहां से देखिए अब फाइनली इस थ्योरम में पता क्या चला हमें, कि ये अगर हमारा मान लीजिए एक वृत्त है और यहाँ पे उसका केंद्र O है, अब देखिए हमारे पास अगर इसके एक बिंदु पे स्पर्श रेखा है, ये इस बिंदु पे स्पर्श रेखा, बाकी पे टच नहीं कर रहा है, लग रहा है लेकिन ये टच नहीं कर रहा है, तो ये पी क्यू रेखा है, ये ए स्पर्श बिंदु है, जैसे मान लीजिए एक और है कोई स्पर्श रेखा यहाँ पे हमारी
यहाँ पे ये बी और ये आर और एस, बहुत सही। ऐसे एक और हो गई। ऐसे वृत्त में कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे और हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। देखिए यहाँ पे ये आर एस, फिर यहाँ पे एक्स और वाई, और यहाँ पे ये सी स्पर्श बिंदु। तो ये कहना चाहता है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं स्पर्श रेखा को किससे मिलाऊंगा, स्पर्श बिंदु को अगर मैं मिलाऊंगा किससे, केंद्र से, तो वो स्पर्श रेखा पर लंब होगा। तो यहाँ पे ये मिला लीजिए आप इसको, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। फिर अगर मैं ऐसे ही मिलाऊं तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ऐसे सभी 90 डिग्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओ ए लंब हो जाएगा मेरा पी क्यू पर, क्योंकि स्पर्श रेखा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ओ बी लंब हो जाएगा मेरा आर एस पर, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ओ सी लंब हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ओ सी एक्स वाई पर। इससे एक चीज होती है कि हर बिंदु से, वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि अगर जरा भी ये मुड़ा तो ये छेदक बन जाएगा। तो एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त पर टोटल बिंदु कितने होते हैं, अनंत। तो इसका मतलब क्या होता है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। यहां पे भी हो सकती है, एक बिंदु पे, हर बिंदु पे स्पर्श रेखाएं हो सकती है, पर एक बिंदु से तो एक ही स्पर्श रेखा निकलेगी। तो लिख देते हैं यहां पे, पर स्थित किसी बिंदु से सदैव एक और केवल एक स्पर्श रेखा, न तो एक से कम और न ही एक से ज्यादा। एक परिभाषा और है अभिलंब की। अभिलंब कभी अवसद में या फिर रिक्त स्थानों में परिभाषा होती है। मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त ओ है, ये केंद्र ओ हो गया मेरा। इस पर अगर मान लीजिए मैंने कोई क्या खींची है, स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श बिंदु क्या है, ए। तो यहां पे देखिए मैं क्या करूंगा, यहां से ये हमें पता है ये लंब है, ये तो लंब होगा ओ से। ये कह रहा है कि अगर मैं इस त्रिज्या को समाहित करने वाली ये रेखा बनाऊं तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब होगी पूरी। ये रेखा क्या हो जाएगी, ओ ए रेखा क्या होगी, अभिलंब होगी पी क्यू पर। यानी कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा, मतलब ये जिसमें भी आ जाएगा पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगी, इसका अभिलंब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अभिलंब, अब ये आगे बी पे भी जा सकता है, आगे कहीं पे भी जा सकता है, तो अभिलंब। स्पर्श बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पर ए बी क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। तो ये आज के दिन की सारी लैंग्वेज खत्म होती है। अभिलंब, स्पर्श रेखा, जीवा, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, फिर ये रिविजन, फिर इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है एक बिंदु से वृत्त पर स्थित बिंदु पर। ये सब चीजें हो गई। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत। कारण, पहले उत्तर लिख देते हैं फिर कारण बताते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका पहले का, अनंत। पहले का उत्तर क्या हो गया, अनंत। और एग्जाम में भी याद आपको अनंत इतना ही लिखना है। अगर एक नंबर में आए तो लिख देना है एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। कैसे, देखिए वृत्त पर एक्सप्लेनेशन, उत्तर अनंत है, अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या। तो देखिए वृत्त पे क्या होते हैं हमारे, वृत्त पे अनंत बिंदु होते हैं। तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर इस पर किसी बिंदु से सदैव एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो वृत्त के एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा, तो वृत्त बिंदु कितने, अनंत बिंदु है। तो वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा की जा सकती है, वृत्त की कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होगी। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु से सदैव एक और केवल एक स्पर्श रेखा की जा सकती है। हमने पिछले में देखा, ये एक्सप्लेनेशन है। टोटल कितनी अब बिंदु होते हैं वृत्त के अंदर, अनंत। तो हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा, तो अनंत बिंदु से अनंत स्पर्श रेखा, खत्म। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर, कहां पर, एक। तो यहां पे एक उत्तर आ जाएगा रिक्त स्थान के पहले का।
क्यों? क्योंकि देखिए ये स्पर्श रेखा बनाई है इसमें मैंने, ये स्पर्श रेखा बनाई है, तो क्या हो गया, एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करिए, यानी कि एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है ये। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, मतलब क्या हो गया, ये वृत्त है मेरा और यहां पे ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे, तो वो क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। आप कहेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखा क्यों नहीं कहलाती? प्रतिच्छेदी रेखा में वो स्पर्श रेखा भी हो जाएगी, हमें सिर्फ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली चाहिए, तो वो क्या होगी? छेदक। एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे वो क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो स्पर्श रेखा, और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो छेदक रेखा। तो कौन सा? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, कितनी? दो। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? दो। देखिए कैसे, यहां पे एक वृत्त है, मैंने अगर एक स्पर्श रेखा यहां खींच दी तो अगली समांतर क्या होगी? जस्ट इसी बिंदु पे, व्यास के नीचे की तरफ, यहां पे। तो दो से ज्यादा समांतर स्पर्श रेखाएं वृत्त की नहीं हो सकती, ये दोनों समांतर होंगी। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे बना दी वो रेखा, तो वो यहां पे अगली स्पर्श रेखा बनेगी, व्यास के सिरों पे ही बनेगी, बाकी स्पर्श रेखा समांतर हो नहीं सकती। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को परिभाषा में लिखवाया था, क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, तो ये वृत्त हो गया, एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, ये उसका स्पर्श रेखा हो गई, तो ये जो बिंदु कहलाएगा दोनों का उभयनिष्ठ, ये क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु ही तो कहलाएगा। तो ये क्या हो गए? सारे उत्तर हो गए। तो एग्जाम में अगर प्रश्न है तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां लिखा था, बाकी उत्तर हो जाएगा एक, छेदक रेखा, दो और स्पर्श बिंदु। तो आपका ये प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की तो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, तो बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो ये क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है? वृत्त के एक बिंदु, प्रश्न में क्या देखा? वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो वृत्त का एक बिंदु P ले लेता हूं मैं, उस पर स्पर्श रेखा क्या है? PQ है। तो यहां पे मैंने यहां पे वृत्त पे स्पर्श रेखा बना ली PQ, तो हम यहां पे ये क्या बना ली हमने? स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा बना ली हमने। ठीक, ये हो गई त्रिज्या, तो ये तो OP क्या हो गया? O केंद्र है, ये त्रिज्या, ये कितनी दर की? 5, और ये कह रहा है कि इसको मिलाने वाली ये दूरी क्या है मेरी? ये इसको मिलाने वाली दूरी कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। तो जल्दी से बना लेते हैं हम। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो देखिए त्रिज्या क्या होगी इसकी? त्रिज्या हो जाएगी इसकी OP, और कितनी है ये हमारी? 5 सेंटीमीटर। फिर OQ कितना है मेरा? OQ हो गया मेरा कितना? OQ, OQ है हमारा 12 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है हमें? PQ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें? तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये P क्या है? स्पर्श बिंदु है, और O क्या है? त्रिज्या है। तो किसी भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, वो त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाती है, वो क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम जानते हैं P स्पर्श बिंदु, अतः OP क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा मेरा किस पे? QP पर या PQ पर। दिस इंप्लाइज QP लंब होगा मेरा OP पर। ये दोनों एक दूसरे के लंब, क्यों? कारण क्या है? स्पर्श बिंदु, प्रमेय में हमने पढ़ लिया था स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु व केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो बस अब इसको सेटल कर देंगे वापस, और जैसे ही हमें ये लंबवत यानी कि 90 डिग्री दिखा, तो हमें क्या याद आ जाता है? पाइथागोरस याद आ जाता है। तो ये P, तो जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो? OPQ हो जाएगा। इसको हम हल्का सा टेढ़ा करेंगे, तो ये OPQ, ये कितना है? OP 5 है। ये कितना है हमारा? ये OQ 12 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो त्रिभुज OPQ में
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है हमारा पी क्यू स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये आधार और लंब ये दोनों ही होंगे, तो ओपी स्क्वायर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमेशा कर्ण होता है, तो ये ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, पी क्यू है हमारा नहीं पता, पी क्यू तो निकालना है, फिर ओपी कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ओ क्यू 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 144 माइनस का 25 कितना हो गया 119। अब पी क्यू हटेगा, जैसे ही मेरे पी क्यू में से स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस क्या लग जाएगा 119, पर पी क्यू तो लंबाई है और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये सीधा का सीधा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये 119 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। तो कुछ भी नहीं करा हमने, बस ये प्रॉपर्टी लगाई कि 90 डिग्री होगा इस पे, और जैसे चित्र बनाने को बोला था ऐसे हमने बना लिया, और ये क्या हो जाएगा हमारा रूट का 119 लिख लीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त। आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा, एक वृत्त खींचिए और दो एक ली गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, व्रत खींचना है, तो व्रत खींचने को बोल रहा है तो व्रत खींच लेते हैं, लाइन से लाइन जैसा ही बोलेगा वैसा ही हम करेंगे। तो ये बस ये व्रत खींच लिया जिसका केंद्र क्या है ओ हो गया, ठीक है। अब एक ये रेखा दे रहा है, ठीक है, एक रेखा दे रहा है जिनमें से एक तो क्या हो, एक कह रहा है कि स्पर्श और दूसरी छेदक रेखा होता है। आप कोई भी रेखा दीजिए मुझे, तो मैं मान लेता हूं एक रेखा मुझे दी गई है ए बी, यहाँ पे ये रेखा क्या दे दी है मेरे को, ए बी रेखा दे दी गई है, दी गई रेखा है, इनमें से एक रेखा मुझे बनानी है स्पर्श और एक रेखा बनानी है मुझे छेदक, तो इसके बराबर समांतर इस पे बिंदु यहाँ पे ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ इन दोनों को मैं मिला लूंगा। रेखा दी गई तो दो रेखाएं खींचनी, एक तो क्या हो समांतर और दूसरी क्या हो छेदक हो, तो एक समांतर रेखा खींच दूंगा मैं, तो ये लीजिए ये समांतर इसके बिल्कुल समांतर रेखा हो गई है, तो सी डी क्या हो जाएगी समांतर रेखा हो जाएगी, बहुत सही, और एक इसके समांतर हो जो छेदक हो, तो बस ये खींच लीजिए, बस खत्म, ये ई एफ। तो क्या हो गई हमारी ए बी, तो दी गई रेखा हो गई, ए बी क्या हो गई दी गई रेखा, सी डी क्या हो गई स्पर्श रेखा, और जो क्या है समांतर है, और ये कौन सी रेखा हो जाएगी लास्ट में हमारी ई एफ, ये छेदक रेखा हो जाएगी। तो ऐसे क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में ये तीनों क्या हो जाएंगे रेखाएं हो जाएंगी, ये दो तीनों समांतर रेखा है। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी प्रश्नावली 10.1। आज की क्लास में हमने कुछ परिभाषाएं और प्रमेय और क्या पढ़ा हमने साथ में, प्रश्नावली 10.1 को खत्म कर दिया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखाओं के बारे में कुछ और चीजें और उदाहरण, और प्रश्नावली को हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इस फ्री क्लास को सबको शेयर करते रहिए, और पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक देना न भूले। तब तक के लिए आप आराम से रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, शुक्रिया।